आप सभी छात्रों का मैथ्स बाय अंकुर शर्मा चैनल पर हार्दिक स्वागत है व अभिनंदन है। बेटा, जैसा कि आप लोग हिंदी के विषय में पढ़ रहे थे और अभी हमने जो भी भाग इसके बनाए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप उन्हें देख रहे होंगे और साथ साथ उनके नोट्स भी बना रहे होंगे। बना रहे हैं ना नोट्स? आइए तो प्रारंभ करते हैं उसी जोश और होश के साथ जैसा कि अब तक चल रहा था, उसी को आगे बढ़ाएंगे बेटा। तो बेटा, हमारी बात जो चल रही थी वो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के कितने प्रकार होते हैं, यही इसी का तो अध्ययन चल रहा था। बताइए, चल रहा था कि नहीं चल रहा था? बेटा, उसी की बात हम करते हैं। और जो छात्र आज पहली बार आए हैं बेटा वीडियो पर, तो वो सभी छात्र पुराने जितने भी भाग बने हैं उनका एक बार देख लें बेटा। उनको एक बार देखने के बाद ही इसको आप देखें तो चीजें अच्छी तरह समझ में आएंगी। आइए प्रारंभ करते हैं। तो बेटा, हमें पढ़ना है उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। व्यंजनों के प्रकार, ठीक है। तो बेटा, अगर डायरेक्ट आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के कितने प्रकार होते हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे और आप बताएंगे 8 प्रकार होते हैं। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। आइए आज वहीं से अपनी बात को दोबारा से हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो बेटा, 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो आप लोगों ने देखा कि सबसे पहला भाग हमारा कौन सा है? स्पर्श। स्पर्श के बाद जो दूसरा था वो था हमारा संघर्षी। तीसरा हमारा है स्पर्श संघर्षी। तदोपरांत जो हमारा इससे आगे का भाग है वो है आपका नासिक्य। नासिक्य के बाद जो हमारा अगला है वो है संघर्षहीन। संघर्षहीन के बाद जो हमारा इससे आगे का भाग है वो बेटा बताओ कौन सा है? ये तो मैंने आपको बताया है ना कि सबसे पहला स्पर्श हुआ, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिक्य, संघर्षहीन, और फिर बेटा कौन सा है? प्रकंपित। कौन सा है? प्रकंपित, ठीक है। इसके बाद जो इससे अगला भाग है हमारा उसका नाम है कौन सा है बताओ? पार्श्विक। कौन सा? पार्श्विक, ठीक है। और जो लास्ट है हमारा, ये दिख रहा है कि नहीं लास्ट आपको? चलो दिख रहा है। तो जो लास्ट भाग है हमारा, जो इसका अंतिम भेद है वो है आपका ताड़न जात। कौन सा है? ताड़न जात, ठीक है बेटा। ताड़न जात ये हमारा लास्ट है। तो आपको ध्यान रखना है, आप लोगों से प्रश्न बेटा ये पूछा जा सकता है कि उच्चारण के आधार पर निम्न में से व्यंजन का कौन सा भेद नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो मैंने 8 भेद लिखे हैं ये बेटा उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद होते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद मैंने आपको बताया था प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या बताइए। तो आप कितनी बताएंगे? 16 बताएंगे, ठीक है। अच्छा, संघर्षी कितने होते हैं? तो आप बताएंगे 4 होते हैं। फिर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि स्पर्श संघर्षी कितने होते हैं? आप बड़े प्रेम पूर्वक बताएंगे कि स्पर्श संघर्षी भी कितने होते हैं हमारे? 4 होते हैं। अभी हम बेटा बात करेंगे कि कौन कौन से हमारे स्पर्श संघर्षी होते हैं, ठीक है। तो आप चिंता ना करें। इसके बाद जो हम नासिक्य पूछा जाएगा कि उच्चारण के आधार पर नासिक्य व्यंजन कितने हैं, तो हम बता देंगे भैया उच्चारण के आधार पर जो नासिक्य व्यंजन हैं वो है हमारे 5। इसके बाद संघर्षहीन, तो संघर्षहीन है बेटा 2। प्रकंपित इकलौता एकमात्र अकेला ही है। पार्श्विक की संख्या हमारी 1 है बेटा, और ताड़न जात होते हैं 2। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं इनसे।
अब हम ये देखते हैं कि उच्चारण के आधार पर हमारे स्पर्श व्यंजन है कौन कौन से। ठीक है बेटा, तो देखते हैं बेटा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे वर्ग होते हैं, वर्ग कितने हैं बताओ कितने होते हैं? तो वर्गों की संख्या 5 होती है। यदि बेटा कोई विद्यार्थी नया आया है तो बेटा पहले वाले इसके भाग को देख ले, वो समझ जाएंगे कि वर्ग क्या बीमारी होती है। ठीक है, हाँ। तो बेटा उच्चारण के आधार पर केवल 4 वर्गों के बारे में आपको जानकारी रखनी है। एक तो कवर्ग, एक होता है आपका टवर्ग, एक होता है आपका तवर्ग और पवर्ग। इसमें से एक वर्ग मैंने छोड़ दिया है और वो वर्ग कौन सा है? चवर्ग। लेकिन कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि सर एक वर्ग में तो 5 वर्ण होते हैं। आपने बड़ा अच्छी तरह से हमें ये वाली बात बताई है कि एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो मेरे बेटा हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। लेकिन बेटा जब हम उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या के बारे में जानकारी ले रहे होते हैं या हम बता रहे होते हैं तो प्रारंभिक 4 वर्ण लेते हैं, यानी कि क वर्ग के 4 वर्ण। ऐसे ही बेटा ट वर्ग के भी 4 वर्ण और त वर्ग के भी 4 और प वर्ग के भी 4। अब ये तो आप समझ रहे होंगे क वर्ग के 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो क, ख, ग और घ। समझ रहे हैं ना आप? चलिए मैं लिख देता हूं, जिससे आप जो नोट्स बना रहे होंगे वहां आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। ठीक है बेटा। और बेटा ट वर्ग में कौन कौन से आते हैं? तो बेटा क, ख, ये तो हमारे किसके हैं? क वर्ग के हैं। अब हम ट वर्ग लिख रहे हैं तो लिखेंगे ट, ठ, ड और ढ। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग? ठीक है। ऐसी बेटा त वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्ण त, थ, द, ध और प वर्ग के प, फ, ब और भ। तो बेटा इन्हें आप जब काउंट करेंगे तो इनकी संख्या बैठेगी 16। ठीक है। अब हम जानते हैं कि हमने च वर्ग को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेटा च वर्ग के जो प्रारंभिक 4 वर्ण है ना, वो स्पर्श तो है ही, साथ में संघर्षी और होते हैं। यानी कि जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो जो वायु होती है वो घर्षण के साथ बाहर निकलती है। ठीक, चलिए अभी हम इसके बारे में और बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं संघर्षी क्या होता है। तो बेटा संघर्षी वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में जो वायु है जीव के साथ घर्षण करती है। संघर्षी यानी कि साथ में घर्षण। समझ रहे हैं ना आप? चलिए, तो इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से हैं? स, स, श और ह। तो ये, हाँ बेटा, जिनको हम ऊष्म वर्ण कहते हैं उन्हीं का दूसरा नाम है संघर्षी। ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है स्पर्श संघर्षी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चाहे तो आप लिख सकते हैं मोस्ट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है बेटा ये कि स्पर्श संघर्षी कितने होते हैं? 4 होते हैं। और ये च, छ, ज और ये झ, यही होते हैं बेटा 4। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? ये कितने वर्ण होते हैं? 4। यहां से प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और मुझे उम्मीद है कि अगर अब प्रश्न ये आता है तो आप लोगों से बेटा बचना नहीं चाहिए। ठीक है। और देखिए प्यार दिखा दीजिए अब अपना। और प्यार दिखाने का मतलब तो आप समझ रहे हैं ना? बताओ क्या करना है प्यार दिखाने का मतलब? क्या करना है बताओ? हाँ, इस लाइक के बटन को आपको प्रेस करना है। ठीक है। और बेटा कोई अगर समस्या है या किसी हिंदी के तथ्य के बारे में जानकारी लेनी है तो आप कमेंट कर दिया करो। ठीक है, वो मैं कमेंट सबका चेक करता हूँ और अगर संभव हुआ तो मैं उसका जवाब भी आपको अवश्य दूंगा। ठीक है, संभव क्या मैं अवश्य ही दे दूंगा उसका जवाब। इसके बाद बेटा नासिक के तो 5 वर्ण होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का जो आखिरी है तो बेटा उच्चारण में उसके लिए विशेष स्थान का निर्माण किया गया है। यानी कि प्रत्येक वर्ग का जो पंचमा अक्षर है, 5वां अक्षर है, तो वो सभी नासिक कहलाते हैं।
हम बात कर रहे हैं पंचमाक्षर की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? पंचमाक्षर। कौन होते हैं बेटा वो? तो अंगा, या, अणा, न और म, इन सब को बेटा हम कहते हैं नासिक के व्यंजन। ठीक है, क्या कहते हैं? नासिक के व्यंजन। चलिए, और बेटा इनको शॉर्ट में कह सकते हैं यमंगणम। क्या कहते हैं? यमंगणम। तो अंगा, या, अणा, न और म, ये हो गए हमारे नासिक के व्यंजन। इसी को हम कहते हैं पंचमाक्षर। और पंचमाक्षर जो भी वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान होता है नाक, यानी कि नासिका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संघर्षहीन, यानी कि ऐसे भी कुछ व्यंजन हैं जो कि संघर्षहीन हैं, जो कि संघर्ष नहीं कर पाते, जो स्वरों की तरह होते हैं। ठीक है, तो बेटा वो हमारे दो हैं, य और व। ठीक है, और संघर्षहीन का ही बेटा दूसरा नाम होता है हमारा अर्धस्वर। कौन सा स्वर? अर्धस्वर। तो आपसे अर्धस्वर पूछे तब भी आपको यही जवाब देना है कि अर्धस्वर निम्न में से कौन से वर्णों को कहा जाता है? तो बेटा य और व को कहा जाता है। और अर्धस्वर का ही दूसरा नाम होता है हमारा संघर्षहीन। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आता है प्रकंपित। क्या आता है? प्रकंपित। तो बेटा प्रकंपित हमारा एकमात्र वर्ण है और वो है र। क्या है? र। याद कैसे रहेगा वो देखो, प्र, तो प्र में देखो ये र लगा हुआ है, तो प्र अगर आप भूल जाएं, कभी कंफ्यूजन आपको हो जाए कि भैया क्या होगा इसका, देखो दो में कंफ्यूजन होता है ज्यादातर विद्यार्थियों को। एक तो प्रकंपित में होता है, एक पार्श्विक में होता है। तो बेटा पार्श्विक होता है हमारा ल, लेकिन याद कैसे रहेगा कि कब प्रकंपित वर्ण है कब पार्श्विक है, तो उसके लिए बेटा मैं थोड़ी सी मदद कर रहा हूं आपकी, समझना आप। तो देखो प्रकंपित ये प है और प में ये जो लाइन से खिंच रही है इसी को कहते हैं बेटा र। ठीक है, ये हमारा होता है पदेल र, ये खड़ी पाई के साथ प्रयोग किया जा रहा है। तो यहां से आपने समझ लेना है कि ये जो र है प्रकंपित में, ये जो र है तो इसका मतलब है इसी के साथ र का प्रयोग हुआ है। और प्रकंपित का ही एक और नाम है, यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें आप नोट कर सकते हैं कि प्रकंपित को ही हम कहते हैं लुंठित। क्या कहते हैं? लुंठित। तो लुंठित भी वर्ण हमारा एक ही है, वो कौन सा है? र। तो आप समझ पा रहे होंगे बेटा कि जो प्रकंपित है वही हमारा क्या है बताओ? वही हमारा है लुंठित। प्रकंपित और लुंठित एक ही बात है और उस वर्ण को कहते हैं हम र। पार्श्विक, तो बेटा इसमें एक शब्द है ना पार्श्व, मैं लिख देता हूं, चलो यहाँ, ये पार्श्व जो शब्द है इसका मतलब होता है बगल से। क्या होता है? बगल से। पार्श्व का मतलब है बगल से। तो बेटा जब हम इस ल का उच्चारण करते हैं ल, तो बेटा जो हवा होती है वो दोनों जीभ के दोनों किनारों से निकलती है, बगल में होके निकल जाती है, इसीलिए ये जो ल है इसको बोला जाता है पार्श्विक वर्ण। ठीक, चलिए अब ताड़न जात की बात आती है। तो बेटा ताड़न जात हमारे दो हैं, एक तो ये ढ है और ये ड़ है, तो ये ड़ और ये ढ। ठीक है, ये दो वर्ण है। दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? चलिए, ओ दिख रहा है, दिख रहा है ना? दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। तो बेटा ये ताड़न जात जो आपने देखे, मैं थोड़ा सा स्पष्ट आपको और दिखा दूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा इसके नीचे ये जो बिंदु लग रहा है, ये जो बिंदु, इस बिंदु का नाम होता है ताड़न जात बिंदु। कौन सा बिंदु है? ताड़न जात बिंदु। ठीक है, इसी को बेटा हम कहते हैं उत्क्षिप्त। लिख लेना आप लोग, उत्क्षिप्त। इस बिंदु का ही नाम उत्क्षिप्त बिंदु है और एक ताड़न जात वर्ण को ही हम उत्क्षिप्त वर्ण भी कह सकते हैं। ठीक है, उत्क्षिप्त वर्णों की संख्या पूछे तो यही बतानी है आपको, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। इसके अलावा मूर्धन्य वर्ण भी इनको कहा जाता है, या इसको बिंदु को हम कह सकते हैं मूर्धन्य बिंदु। या अगर आप नोट कर रहे हैं तो ये भी नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट बात है कि विकसित वर्ण कौन से हैं। तो बेटा हिंदी ने इसको विकसित किया है इन दोनों वर्णों को, तो इन्हीं को हम विकसित वर्ण कहते हैं। ये बात आप लोग नोट करके रखें अपने पास, महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से।
पूछा जाएगा कि निम्न में से विकसित वर्ण कौन से हैं, तो बेटा आप गलती ना करें, ठीक है। चलिए और आगे की तरफ चलते हैं। तो ये तो मेरे विचार से आपकी समझ में आ गया होगा, आ गया ना बेटा सबकी समझ में। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। थोड़ा सा इसे साफ कर देते हैं यहां से। इसके बाद जो बेटा हमें अध्ययन करना है, कुछ छात्रों का मेरे पास स्पेशली मैसेज आया था कि सर आपने जो वर्णमाला पढ़ाई है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है हमें कि वामन वर्ण कैसे हो जाते हैं, कोई 44 कहता है, तो ये क्या है, तो थोड़ा सा इसे आप समझा देना। तो बेटा मैं वही चीज आप लोगों के सामने ला रहा हूं जिससे आपकी जो कंफ्यूजन है, जितने भी कंफ्यूजन है वो दूर हो पाए, ठीक है। चलिए तो बेटा हम देख रहे हैं हिंदी में वर्ण कितने होते हैं, ठीक है। तो बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर कभी पूछे जाए कितने होते हैं तो हमें लगानी है वामन। कितनी लगा देने हैं, वामन। वैसे कुल संख्या कितनी है, वामन है, पर चलिए पूरा ही समझ लेते हैं। तो देखो बेटा जो वर्ण है हिंदी वर्णमाला में, वो हमारे या तो स्वर होते हैं या व्यंजन है, ठीक है। तो स्वरों की संख्या कितनी है बताओ। आप कहेंगे सर स्वरों की संख्या 11 होती है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। मैं आपसे पूछूं बेटा व्यंजनों की संख्या बताओ, आप बताएंगे कि सर व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अब बेटा इनको प्लस कर दो तो ये कितना होता है, 44, ठीक है। तो बेटा ये 44 जवाब आपको तब देना है जब आपसे साधारणतः ये पूछा जाए कि मूल वर्णों की संख्या कितनी है। समझ पा रहे हैं आप कि मूल रूप से वर्ण कितने हैं वर्णमाला में, तो हम बता देंगे भैया 44 हैं। या साधारणतः ये शब्द अगर प्रयोग हो रहा हो, साधारणतया या साधारण रूप से, तो आपका जवाब होना चाहिए 44। लेकिन बेटा वामन कैसे होते हैं वो मैं बता रहा हूं। तो बेटा इसमें अभी हमने अयोग वाह को काउंट नहीं किया, अयोग वाह को नहीं गिना। तो मुझे बताओ बेटा, वैसे जब हम स्वर देखते हैं तो 13 होते हैं ना लेखन के आधार पर। यदि आपने पहली वीडियो से देखा होगा तो आप समझ पा रहे होंगे कि लेखन के आधार पर 13 स्वर होते हैं हमारे, लेकिन मैंने यहाँ लिखे हैं 11, क्योंकि वास्तव में स्वर 11 ही होते हैं। तो जो 2 रह जाते हैं वो होते हैं हमारे अयोग वाह। क्या होते हैं, अयोग वाह। कौन कौन से बेटा अयोग वाह, तो ये अंग और अह, ये अयोग वाह है। अयोग वाह का मतलब मैंने बहुत अच्छी तरह आपको समझाया पिछली वाली वीडियो में, ठीक है। अयोग वाह न योग, यानी कि जिनका योग नहीं होता, न तो बेचारे स्वरों में ही बेचारे गिने जाते हैं, न व्यंजनों में ही गिने जाते हैं, इसीलिए इनका नाम रखा गया अयोग वाह। और हिंदी में बेटा ये अ का अगर प्रयोग हो रहा है तो ज्यादातर शब्दों में जब अ प्रारंभिक रूप में आता है तो इसका मतलब न होता है, अयोग न योग, योग नहीं होता। किसका योग नहीं होता, किसका योग नहीं होता, इनका योग नहीं होता। अभी हमने काउंट करे तो बताओ साधारण रूप से या मूल रूप से हम 44 ही तो बता रहे हैं। बताओ इनका विचारों का कहीं नंबर आया, नहीं आया ना, इसीलिए इनका नाम रखा गया अयोग वाह। तो 2 तो बेटा ये हो गए, ठीक। इसके बाद मुझे बताओ कि ये जो 33 हैं, 33, अगर 33 का अगर हम वर्गीकरण करें तो इसमें बेटा स्पर्श आ जाते हैं हमारे, अंतस्थ आ जाते हैं और ऊष्म आ जाते हैं, है कि नहीं। तो मुझे बताओ स्पर्श कितने होते हैं, आप बताएंगे सर 25 होते हैं। अंतस्थ कितने होते हैं, आप बताएंगे सर 4, 29 हो गए। और ये 4 ऊष्म, इनको मिलाकर के संख्या कितनी होती है, 33 होती है। लेकिन बेटा मैंने आपको एक बात और बताई थी कि अगर कभी कभी 25 अगर ऑप्शन में न हो तो आपको 27 को टिक करना है। तो 27 को टिक करने का क्या कारण था, क्योंकि इसमें बेटा 2 चीजें रह जाती हैं। कौन कौन से वर्ण रह जाते हैं, कौन कौन से रह जाते हैं बताओ। तो एक रह जाता है हमारा उत्क्षिप्त वर्ण, अभी मैंने बताई थी ताड़नजात वर्ण जिनको हम बोलते हैं, तो इनकी संख्या 2 होती है। कौन कौन से हैं, ये ड और ढ, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद हमारे 4 रह जाते हैं संयुक्ताक्षर,
संयुक्ताक्षर। तो बेटा इनकी संख्या होती है हमारी 4। अब आप इनको काउंट कर सकते हैं। तो मुझे बताओ बेटा 44 और 2 46, 46 में 2 जोड़ेंगे तो 48, और 48 और 4 हो जाते हैं हमारे 52। ठीक है बेटा, इस प्रकार से कुल वर्ण होते हैं हमारे 52। लेकिन साधारणतः या मूल रूप से पूछा जाए तो हमें 44 को टिक करना है। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आ रही होगी आप लोगों की बात। और कभी बेटा अगर ये 52 भी ना हो और ये 44 भी नहीं हो तो हम 46 को टिक भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो बेटा इसके बाद जो हमें समझना है, तो ये मेरे विचार से आप लोगों की समझ में आया होगा कि वर्णों की संख्या कैसे होती है। लेकिन यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान रखनी है। कौन सी बात ध्यान रखनी है बेटा? कभी आपसे ऐसे सीधा प्रश्न आए कि मानक वर्णों की संख्या बताओ, तो आपको बता देनी है कि मानक वर्णों की संख्या होती है 56। अब बात आती है 56 क्या चीज हो गई सर? तो बेटा वो 56 कोई विशेष बात नहीं है। प्रश्न परीक्षा में ऐसे पूछा जाएगा कि मानक वर्णों की संख्या कितनी है, तो बेटा वो आपको गलती नहीं करनी है, आपको बता देना है कि मानक वर्णों की संख्या हमारी कितनी होती है? 56 होती है। क्यों होती है मैं आपको बता देता हूँ। बेटा अरबी फारसी के कुछ हमारे व्यंजन होते हैं जिनको हम अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो, ये भी हम समझ लेते हैं। तो बेटा आप लोगों ने देखा होगा, ये क है, क के इधर बिंदु लग गया, ये ख है, ख के इधर बिंदु लग गया, है कि नहीं, और ये ज है, ज के इधर बिंदु लग गया, ये फ। तो ये 4 वर्ण जो हैं ये, और जब इनके साथ अटैच हो जाते हैं तो बेटा संख्या हो जाती है हमारी 56। ठीक है, और कभी पूछा जाए आप लोगों से कि विदेशी वर्ण निम्न में से कौन सा है, तो बेटा इस पे ये जो बिंदी सी दिखाई दे रही है, इस बिंदी का नाम होता है बेटा नुक्ता। क्या होता है? नुक्ता। और ये अरबी फारसी के जो वर्ण हैं इनकी संख्या कितनी होती है, तो आप समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे कि कितनी है। ठीक है, और अगर कभी पूछा जाए इस बिंदु का नाम बताओ, तो इस बिंदु का नाम होता है नुक्ता। ठीक, चलिए, तो मेरे विचार से आप समझ पाए होंगे इन सारी चीजों को। ठीक है बेटा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग लिख पा रहे हैं साथ ही साथ, और नोट्स भी बना रहे हैं, जिससे समय पड़ने पर हम इन सभी चीजों का अध्ययन कर सकें। चलिए बेटा मैं इसको थोड़ा सा हटा दे रहा हूं। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा। अभी कुछ बच्चे ये और चाहते हैं कि सर थोड़ा सा हमें इस संयुक्ताक्षर के विषय में और बता दें। किसके विषय में और बता दें? संयुक्ताक्षर। ठीक है बेटा, अभी मैं आपको संयुक्ताक्षर के विषय में और थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं। तो देखो बेटा, ये जो संयुक्ताक्षर है ये आप जानते हैं, वैसे इनकी संख्या 4 होती है। एक हमारा है 6, ठीक है, एक है हमारा त्र, एक है ज्ञ, और एक है हमारा स्र। कितनी संख्या है इनकी? 4 संख्या है इनकी। बेटा तो कभी कभी प्रश्न यहां से बन जाता है कि ये जो 6 वर्ण हैं इनको संयुक्ताक्षर क्यों बोला जाता है? तो बेटा संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या है? जो 2 व्यंजनों से मिलकर के बना हो। ठीक है, संयुक्ताक्षर यानी कि 2 अक्षरों से जब मिलकर के कोई चीज बनेगी उसी को तो कहेंगे हम संयुक्त। ठीक है, तो ये 6 जो है वो किस किस वर्ण के मिलने से बना है, ये हमें थोड़ा ध्यान देना है। तो बेटा ये 6 जो है वो क और स के मेल से बना है। कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और ये त्र जो है वो त और र के मिलने से बना है। ठीक है, और ये जो ज्ञ है वो ज और य के मिलने से बना है। और ये जो स्र है ये स और र के मिलने से बना है। ठीक है बेटा, ये पूरी तरह आपको ध्यान देना है इन बातों पर। प्रश्न कैसे बनेगा परीक्षा में कि निम्न में से उस वर्ण विस्तार को बताइए, या
ऐसे कह सकता है कि 6 वर्ण निम्न में से किसके संयोग से बना है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये पहला अक्षर जो भी होंगे इन सब के नीचे बेटा हलंत लग रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है थोड़ी, कि पहले अक्षर पे हलंत होना चाहिए और दूसरा जो है वो पूरा है। अच्छा, एग्जामिनर जो है एक चालाकी आपके सामने और करेगा, लेकिन आपको सतर्क और सावधान रहना है उस चालाकी से। वो क्या करेगा, कभी कभी क्या करेगा, वो ये पूछेगा इस 6 वर्ण का मेल निम्न में से किन वर्णों के संयोग से हुआ है। तो बेटा वो एक काम और कर सकता है, ये तो समझ में आ गया होगा आपके में कि पहला अक्षर आधा है और दूसरा हमारा पूरा है। लेकिन मैंने आपको एक चीज और सिखा रखी है कि जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, उनके अंदर स्वर समाहित होते हैं। तो बेटा देखो इस समय भी क्या लगा हुआ है, अ है। तो जब हम इसके नीचे अनंत लगा देंगे तो इसका एक ये रूप भी बन सकता है। तो जब हम इन सब को बनाएंगे तब भी क्या बनेगा, 6 बनेगा। ऐसे ये जो त और र है इसके नीचे भी अनंत लगा के क्या निकाला जा सकता है, इसमें से अ निकाला जा सकता है। और ये ऐसे लिखा जा सकता है और र में से निकालेंगे तो ऐसे, ठीक है। अगर ये अ आएगा तो र के नीचे भी हलंत होगा, य के नीचे भी, र के नीचे भी और स के नीचे भी हमें हलंत का प्रयोग करना होगा। मेरे विचार से आप मेरी बात को अच्छी तरह समझ पा रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको हटा देंगे तो ये पूरे हो जाएंगे, अब बाहर निकालेंगे तो हलंत लगा करके इन अक्षरों को हम आधा कर देंगे। समझ पा रहे हैं ना बेटा आप सभी, ठीक है। चलिए अब इससे आगे जो हम पढ़ेंगे वो होंगे कि भैया वर्णों के उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होते हैं। जो हमारी हिंदी वर्णमाला के जितने भी वर्ण हैं उनके उच्चारण स्थान कहाँ से होते हैं, किस प्रकार से करने हैं, तो बेटा उन्हें हम सीखेंगे, ठीक है। चलिए आओ समझते हैं उस चीजों को, ठीक है। तो बेटा कर लेते हैं आगे। तो बेटा हमें पढ़ना है वर्णों के उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कहां से होता है, ठीक है। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो बेटा इसके लिए मैं आपको समझा देता हूं पहले, फिर उसके बाद हम एक सारणी बनाएंगे और उसके हिसाब से हम कर लेंगे, ठीक है। अभी कोई बच्चा नोट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मैं सारणी बनाऊंगा एक सारणी, उसे आप नोट करना, वो आपके काम आएगी और उसी को देख करके आप रिवीजन करना अपना, ठीक है। इसको नोट नहीं करना है जो मैं आप लिख रहा हूं। चलो ठीक, समझते हैं। तो देखो बेटा हमारे समस्त वर्ण जितने भी हैं उनके उच्चारण स्थान कहाँ से होते हैं। तो कुछ मैं फॉर्मूले से बना रहा हूं, उन फॉर्मूलों के आधार पर आपको थोड़ी आसानी होगी और हम सभी वर्णों का उच्चारण स्थान सीख जाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो बेटा सबसे पहला जो है वो है अ क ह विसर्ग कंठ। ये मैंने लिखा अकह विसर्ग कंठ, यानी कि ये जो वर्ण मैंने लिखे हैं इनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ से होगा, ठीक है। इनके अलावा और कोई वर्ण ऐसा नहीं होगा जिनका उच्चारण स्थान कंठ से हो। आओ तो थोड़ा समझ लेते हैं हम इससे पहले कि ये क्या है। तो देखो बेटा इसमें इस फॉर्मूले में ये जो पहला वर्ण आ रहा है ये दो के बारे में बताएगा, एक तो खुद के बारे में, एक अपने सजातीय के बारे में। कैसे, आइए देखते हैं। तो देखो बेटा एक तो ये स्वयं हो गया अ और इसका सजातीय क्या होगा, बड़ा आ, ठीक है। तो पहला वर्ण दो के बारे में बताएगा। मैं अभी फॉर्मूले जो भी लिखूंगा उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो अ दो के बारे में बता रहा है, अ और बड़े आ के बारे में। ये जो है ये दूसरे नंबर का ये वर्ग के बारे में बताएगा। ये केवल समझना है आपको, भी नोट नहीं करना है। तो देखो बेटा ये क जो है ये पूरे के पूरे वर्ग में बताएगा, वर्ग के बारे में बताएगा। आपको पता है वर्ग 5 होते हैं, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, ठीक है। दोबारा बता देता हूं, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग 5 वर्ग हैं हमारे। तो 5 वर्ग में से ये जो वर्ग का पहला वर्ण है ये इंडिकेट करेगा, यही हमें समझाएगा कि हाँ भाई अब पूरा मामला वर्गों का है। और प्रत्येक वर्ग जो है एक निश्चित स्थान से बोलता है
जैसे कि ये जो क वर्ग है वो कहां से बोलेगा, कंठ से। अब क वर्ग में कितने वर्ण होते हैं ये आप लोग जानते हैं, क वर्ग में होते हैं हमारे 5 वर्ण, तो वो पांचों के पांचों कंठ से बोले जाएंगे। कौन कौन से, क, ख, ग, घ और अंगा, इन सबका उच्चारण स्थान एक ही होगा, ठीक है। और बेटा इसके अलावा अभी देखो ह आ रहा है, और ये जो विसर्ग युक्त वर्ण होंगे उनका भी उच्चारण स्थान कहां से होगा, कंठ से होगा, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, एच यस, एच वर्णों का उच्चारण स्थान है तालु, कहां से होगा, तालु से होगा। पेपर में बेटा ये जो लिखा हुआ आएगा, चलो मैं इसका भी एक बना दूंगा, अभी एक सारणी बनाएंगे इसकी भी, तो वहां हम सारी चीजें क्लियर करेंगे, प्रश्न पत्र में कैसे नाम आते हैं तो वो सारी चीजें हम देख लेंगे, ठीक है। चलो तो एचएस कहां से बोलेगा, तालु से बोलेगा। तो जैसे मैंने बताया पहले वर्ण हमें कितने वर्णों के बारे में बताएगा, 2 वर्णों के बारे में बताएगा, ठीक है। जैसे अकह में हमने सीखा कि अ 2 के बारे में बता रहा है, छोटा आ और बड़ा। ऐसे ये जो ई है ये भी 2 के बारे में बताएगी, ए और अपनी सजाती, या हम ये कह सकते हैं कि छोटा भैया और बड़ा भैया, छोटी बहन और बड़ी बहन दोनों एक ही साथ आएंगे और दोनों का उच्चारण स्थान एक ही होगा बेटा, ठीक है। चलो, और ये च जो है ये पूरा का पूरा वर्ग है, ये है च वर्ग। तो च वर्ग में क्या क्या आता है, च, छ, ज, झ और य। बताओ सहमत है आप मेरी बात से, समझ रहे हैं ना, ठीक है। और बेटा प्रेम दिखाते रहो अपना, और मैंने आपको बताया प्रेम दिखाने का तरीका क्या होता है, हाँ समझ गए आप लोग, इस लाइक के बटन को दबाना है। तो देखो चौरक हो गया, अब ये जो आएगा इसके बाद वो होगा य और स, इन सब का उच्चारण स्थान कहां से है, तालु से है, यानी कि तालव्य वर्ण बोले जाते हैं ये हमारे। इसके बाद अगला आता है रे, ट और स, इन सभी वर्णों का बेटा उच्चारण स्थान मूर्धा है, क्या है, मूर्धा, और इनको मूर्धन्य वर्ण भी बोला जाता है। परीक्षा में पूछेगा आपसे कि निम्न में से मूर्धन्य वर्ण को पहचानिए, तो बेटा आप गलती ना करें, ठीक है, इसको आपको समझ लेना है। चलिए जैसा कि अभी तक आप समझते आए हैं कि पहला वर्ण 2 के बारे में बता रहा है, ऐसे यहाँ पे जो रे आया है ये भी 2 के बारे में बताएगा। एक तो हो गया हमारा रे, एक हो गया र, और ये देखो ट, तो देखो वर्ग का प्रथम वर्ण है, और मैंने आपको बता दिया है कि अगर वर्ग का प्रथम वर्ण होगा तो वो अपने समस्त वर्ग में जितने भी अक्षर होंगे उन सब के बारे में बताएगा। तो यहाँ ये जो ट आया है ये पूरा का पूरा वर्ग होता है, यानी कि ट वर्ग। और ट वर्ग का मतलब, हाँ बिल्कुल सही है, आप समझ गए, ट वर्ग का मतलब ट से नहीं है, ट वर्ग का मतलब है ट, ठ, ड, ध और अना, ठीक। और इसके बाद ये स, षटकोण वाला, इसको मूर्धन्य स कहते हैं। तो इन सब का उच्चारण स्थान कहां से होगा, मूर्धा से होगा, ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए इससे आगे हम समझते हैं। इसके बाद आगे चलते हम थोड़ा सा, ये रिटस तक हो गया आपका, हाँ इसे याद करने का तरीका यही है बेटा। और हमारे ऑफलाइन विद्यार्थी तो प्रसन्न हो गए होंगे क्योंकि वो तो इनसे भलीभांति परिचित ही हैं, और जो नए विद्यार्थी हैं वो कैसे याद करेंगे, तो वो भी थोड़ा सा ऐसे समझ लें कि अकह विसर्ग कंठ से, अकह विसर्ग कंठ से, इचियस तालु, इचियस तालु से, ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे हम याद करेंगे। समझ पा रहे हो बेटा, ठीक है। तो बेटा इसके बाद आते हैं आगे, फिर आता है आपका लृतस। और जो लृतस वर्ण है उनका उच्चारण स्थान होता है दंत। परीक्षा में ऐसे लिखा हुआ है ना दंत्य, दंत्य वर्ण को पहचानिए, ठीक है। तो आप कंफ्यूजन ना करें, वैसे हम एक सारणी बनाएंगे। तो अब तक हम देख रहे थे कि जो पहला वर्ण है वो 2 वर्णों के बारे में बता रहा है, ठीक है कि नहीं। तो ये भी बेटा 2 के बारे में बताएगा। वैसे ये जो ल है ये संस्कृत का वर्ण है,
लेकिन अपना फॉर्मूला बिल्कुल सही बनाने के लिए तो ये संस्कृत का वर्ण है बेटा ल जो है, ठीक है, और यहाँ पर ये ल जो है बेटा, सूत्र में आपने देखा होगा पहला जो वर्ण है वो दो के बारे में बता रहा है कि नहीं बता रहा, दो के बारे में, आप कहेंगे सर बता रहा है, तो इसीलिए इस ल जो संस्कृत का वर्ण है इसको सूत्र बिगड़ न जाए, ठीक है, इसीलिए इसका हमने प्रयोग किया। वैसे संस्कृत के स्वरों में से काउंट करते हैं और बेटा इसका भी उच्चारण स्थान ईमानदारी से दंत ही है। अगर आ जाए कहो बेटा हिंदी की उत्पत्ति तो संस्कृत से ही हुई है, इसीलिए ये भी आप ध्यान रखेंगे कि रे और ल इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है, ठीक है, ठीक है। चलिए और देखो त आ गया, तो ये तो वर्ग से संबंधित है, ये क्या है हमारा वर्ग, तो त वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, त, थ, द, ध और न, इन पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान भी कहां से होगा, दंत से होगा, और न केवल इसका बल्कि ये जो स है इसे हम कहते हैं दंती स, सड़क वाला। और बेटा ये जितने भी स हैं इन तीनों के उच्चारण स्थान अलग अलग जगहों से होते हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और परीक्षा में ज्यादातर इनको ही वो पूछता है। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। इसके बाद आती है बेटा उप, तो उप का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ से। वैसे बेटा बहुत से अध्यापक बंधु हमारे बताते हैं कि इनको याद करने का एक तरीका हमारा ये भी है कि इनको बोल करके देख लिया जाए, तो जिस वर्ण का उच्चारण जहां से हो रहा है वही उसका उच्चारण स्थान है। जैसे कि अगर हम उप की बात करें तो बेटा पहले से तो दो ही बनेंगे, उ और इसका सजाती है उ, और प का मतलब ये तो वर्ग प्रारंभ हो जाएगा, तो पवर्ग, और पवर्ग में कौन कौन से वर्ण आ गए हमारे, प, फ, ब, भ, म, ठीक है, ये हमारे क्या आ गए, वर्ग आ गए। तो बेटा इन सभी का उच्चारण स्थान कहां से होता है, ओष्ठ से होता है। आप बोल के देखेंगे प, फ, ब, तो बेटा ये तभी बोल पाएंगे जब आपके होठ से होठ मिलेंगे। आप मुझे बेटा बिना होठों, देखो एक काम करो, होठों को तो वही रखना अपनों को, ये प बोल के देखो, होठ वही रहने चाहिए, होठ खुले हुए रहने चाहिए, होठ नहीं मिलने चाहिए, तो बेटा ये जो प है आप बोल ही नहीं पाएंगे। प बोलेगा ही जब बेटा होठ से होठ मिलेगा। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को, ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। चलिए इसके बाद देखते हैं हम, इसके बाद जो आता है ये केवल व, ये व अकेला ऐसा है जो दंतोष्ठ है। क्या है, दंतोष्ठ वर्ण है। कैसा वर्ण है, दंतोष्ठ है। और बेटा ये अकेला ही ऐसा वर्ण है जो दंत और ओष्ठ की मदद से बोला जाता है, दो स्थानों से बोला जाता है हमारा क्या, व, इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा याद रखेंगे हम। इसके बाद आता है आपका छोटी ए और बड़ी ए। तो बेटा छोटी ए और ये जो बड़ी ए है, ए और ए, इनका जो उच्चारण स्थान है वो होता है हमारा कंठ तालु। अब बच्चे कह रहे होंगे कि सर ये तो हमें याद नहीं होगा, कैसे याद करेंगे बताइए आप। तो मेरे बेटाओ अगर ये याद नहीं है और पुरानी चीजें आपने याद कर ली हैं, नियम नंबर 1 आपको याद है, नियम नंबर 2 आपको याद है, कैसे हमने उनका विस्तारित किया, तो बेटा ये तो बड़ी आसानी से हो जाएगा, ये तो अपने आप से याद हो जाएगा आपको। कैसे, देखो ऐसे, जब बेटा हमने पहली वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने बेटा आपको स्वरों के बारे में बताया था, पहली या दूसरी वीडियो में होगा, तो उसमें हमने बताया था कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं। संयुक्त स्वर, हाँ संयुक्त स्वर अलग हैं और संयुक्त व्यंजन अलग हैं। संयुक्त स्वरों की संख्या भी 4 होती है बेटा, और उन्हीं में से एक हमारा संयुक्त स्वर है ए। तो ये जो ए है ये अ और ई के मिलने से बनता है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, जब तुम्हें ये पता है कि ये जो ए है वो अ और ई के मिलने से बना है, तो इस अ का उच्चारण स्थान क्या है, आप बताएंगे सर कंठ है, क्योंकि हमने तो याद कर लिया है कि अकह विसर्ग कंठ से बोलता है साहब, अकह विसर्ग कंठ से बोलता है, तो अ क
तो देखो अ आया, तो अ कहां से बोलेगा, कंठ से। फिर कुछ बच्चे कहेंगे सर ई का भी हमें पता है कि इचियस तालु, इचियस तालु। तो निश्चित रूप से अब यहां से बेटा आप हिसाब लगाओ कि ये जो ए है और ई से मिली है, अ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का तालु है, तो मेरे बेटा हो क्या ए का कंठ तालु नहीं होगा? और वही तो बेटा हमने यहाँ लिखा है कि ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु होगा। समझ पा रहे हैं ना आप मेरी बात को? ऐसे भी समझ सकते हैं ऐसे। इसके बाद आता है आपका ओ और अ, या आओ भी बोल सकते हैं। तो बेटा इन दोनों का जो उच्चारण स्थान है वो है क्या, बताओ क्या है? कहां से बोलते हैं? बिल्कुल ऐसे ही पता कर सकते हैं, कंठोष्ठ से। कहां से? कंठोष्ठ, यानी कि ओ और अ का उच्चारण स्थान भी कंठोष्ठ से होगा, कंठ और ओष्ठ के मिलने से होगा। यहाँ बेटा एक बात इंपॉर्टेंट है, किसी किसी किताब में दंतोष्ठ और कंठोष्ठ ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है? तो आप भ्रमित ना हो, ये दोनों ही चीजें अपनी जगह सही है, दोनों ही प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। और हाँ बेटा एक बात इंपॉर्टेंट है, यदि आपसे कभी दंतोष्ठ में संधि पूछी जाए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये बेटा हम कह सकते हैं अपवाद, अपवाद। चलो संधि होंगी तो उसमें मैं आपको क्लियर करूंगा अपवाद भी। तो ये दंतोष्ठ एक अपवाद है, और दंतोष्ठ में जो संधि होगी वो संधि होगी वृद्धि संधि। ऐसे ही बेटा कंठोष्ठ जो संधि होगी वो कौन सी होगी? वृद्धि संधि होगी। चाहे देखने में ये आपको गुण संधि सी लग सकती है, लेकिन इसे मेरी तरफ से आप मेरी बात मान लेना, ठीक है? ये गुण नहीं है, ये क्या है? वृद्धि है, ठीक है? समय पढ़ने पर आपको हम ये वाली बात बताएंगे। चलो अब इसमें एक लास्ट चीज रह गई है, नासिका से पंचमाक्षर। पंचमाक्षर यानी कि प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर है उसका उच्चारण स्थान होगा हमारा नासिका। और पंचमाक्षर कौन कौन से होते हैं? तो बेटा ध्यान रखना, अंगा, या, अण, न और म, ये पांचों के पांचों वर्ण, इनका उच्चारण स्थान है नासिका अर्थात नाक, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाँ बेटा एक प्रश्न और कभी कभी यहां से बन जाता है कि वर्णों के उच्चारण स्थान कितने स्थानों से होते हैं। दोबारा से प्रश्न आप ध्यान देंगे इस पर कि वर्णों के उच्चारण स्थान कितने होते हैं। तो ये आप लोग लिख लेना कि बेटा वर्णों के जो उच्चारण स्थान होते हैं वो 8 जगहों से होते हैं, 8 स्थानों से होते हैं, ठीक है? कभी डायरेक्ट प्रश्न आए तो आप लोग वहां या 8 पर टिक कर देना, ठीक? चलो बेटा थोड़ा सा आगे की तरफ और चल रहे हैं, ठीक है? इसे मैं यहां से हटा दे रहा हूं। और बेटा थोड़ा सा इस चैनल को और शेयर करो, ठीक है? और लाइक का बटन दबा दो, प्रेम अपना प्रदर्शित कर दो। और हाँ, जिन छात्रों ने शिक्षक दिवस की बेटा इतनी सारी शुभकामनाएं दी हैं कि पूरा इनबॉक्स फुल हो गया बेटा, व्हाट्सएप पूरा लबालब हो गया है। 50,000 से ज़्यादा विद्यार्थी अब तक मैसेज कर चुके हैं मेरे पास। और बेटा अगर मैं प्रत्येक को कमेंट भी करना चाहूँ अपनी तरफ से तो बेटा मैं नहीं कर पाऊँगा। तो जिन विद्यार्थियों को अगर मैं कमेंट नहीं कर पाया हूँ तो बेटा कृपया वो इस चीज़ को नज़रअंदाज करें, क्योंकि बेटा मैं प्रत्येक विद्यार्थी से बहुत प्रेम करता हूँ, ठीक है? तो बेटा इस बात को आप लोग दिल पे नहीं लेंगे, ठीक है? क्योंकि बेटा ये संभव नहीं है कि मैं प्रत्येक विद्यार्थी को पर्सनली कमेंट कर सकूं, ठीक? तो बेटा चिंता ना करें, मेरी तरफ से सभी विद्यार्थियों को यहीं से पूरा आशीर्वाद है, ठीक है? चलो पॉइंट से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये जो है आपको लिखना नहीं था, हाँ जी, तो लिखना नहीं था तो एक चार्ट बना लेते हैं जिसका आप रिवीजन चार्ट कह सकते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं उच्चारण स्थान चार्ट, ठीक है? चार्ट के माध्यम से हम क्लियर कर लेंगे। और इसमें जो एक बात, जो इम्पोर्टेंट बात और रह गई होगी, महत्वपूर्ण तथ्य जो भी है हमारे, वो भी मैं इसमें समाहित कर दूंगा। फिर आपका ये टॉपिक जो है
वर्णों का ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिर आगे हम अल्प प्राण महाप्राण वो देखेंगे, लेकिन पहले सारणी को हम कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, तो बेटा इसमें बनाएंगे हम थोड़ा सा अच्छा सा बनाएंगे चार्ट। तो यहाँ ले लेते हैं क्रम संख्या, यानी कि यहाँ तो हम नंबर डालेंगे कि कौन सा हमारा कहाँ आएगा। दूसरे नंबर पर हम ले लेते हैं अपने वर्ण, यहाँ पर समस्त वर्ण आ जाएंगे। हाँ, ये अब आपको बनाना प्रारंभ कर देना बेटा, ठीक है। एक बार तो देख लो, फिर उसके बाद आप लोग बाद में नोट कर लेना से। तो यहाँ क्रम संख्या आ गई, ये वर्ण आ गया, ये हो गया उच्चारण, यानी कि उच्चारण उसका कहां से होगा। और यहां मैं लिख देता हूं कि भैया प्रश्न पत्र में प्रश्न पत्र का नाम, यानी कि उसका प्रश्न पत्र में क्या नाम आएगा, जिससे हम परीक्षा के जैसे ही प्रश्नों को पढ़े हम समझ पाए कि हाँ पेपर की लैंग्वेज क्या होती है। तो वो मैं पूरा आपका चार्ट बना लेता हूं, इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लेना बेटा एक बार, ठीक है। चलो, तो देखो बेटा क्रम संख्या 1, और यहां हम इसके बना लेते हैं 10 पार्ट। तो पहले हम पार्ट ही कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। ये हो गए हमारे 2, यहाँ हो जाएंगे 3, ये हो जाएंगे हमारे कितने पार्ट 4, यहाँ आ जाएंगे हमारे कौन सा 5, यहाँ आ जाएगा हमारा कौन सा 6, ठीक है। यहाँ हम ले लेंगे कौन सा 7, और फिर इसके बाद बना लेते हैं हम 8, देखिएगा कि नहीं नीचे 9, चलो, और 10वां तो फिर है, ठीक है। पहले पार्ट से शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा था, अकह विसर्ग, तो अ आ, और कवर्ग, कवर्ग के भी नाम लिख लेते हैं हम। कवर्ग में कौन कौन सी चीजें आएंगी, क, ख, ग, घ, अंगा, ठीक है, और ह और विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान कहां से होता है, आप बताएंगे कि सर कंठ से होता है, ठीक है। और प्रश्न पत्र में इसका नाम जो मिलेगा आपको वो मिलेगा कंठ्य। क्या मिलेगा, कंठ्य, ठीक है। इस तरीके से बना लेते हैं बेटा पूरा। तो दूसरे नंबर पर जो है फिर एचएस था, तो ए ई च, चवर्ग में च, छ, ज, झ, और आपका य, और आपका बेटा य और स। इनका उच्चारण स्थान कहां से बताया था हमने, तालु। और पेपर की लैंग्वेज होती है बेटा तालव्य। तालव्य वर्ण कौन से हैं, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक, इसके बाद हम अगला बनाते हैं रेटस। तो देखो रे, फिर र, टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अणा, ठीक। और हमारा क्या आ जाएगा बताओ, ये मूर्धन्य सकार, तो रेटस। उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा इसका, मूर्धा, मूर्धा ऐसे लिख लेते हैं, मूर्धा। और पेपर की लैंग्वेज होती है हमारी मूर्धन्य। क्या होगी बेटा, मूर्धन्य होगी, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम थोड़ा सा आगे और, ठीक है। इसके बाद आते हैं नृतस। तो देखो ये नृ मैंने लिख दिया है ल, तवर्ग त, थ, द, ध और न, और ये स, सड़क वाला जो होता है, ठीक है, नृतस। तो ये जो है हमारा बोलता है दंत। उच्चारण स्थान कहां से है, दंत। लेकिन पेपर की जो लैंग्वेज होती है वो बेटा ऐसे भी दे देता है हमें दंत्य, या वो इसे ऐसे भी लिख सकता है इस प्रकार से। तो आपको बेटा थोड़ा सा सतर्क रहना है, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको दंत्य कह सकते हैं या दंत ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसके बाद आते हैं हम कहां पे पहुंच गए हम, उप। तो उप में आता है ओ, उ और प वर्ग, प, फ, ब,
भ म, ये है हमारे वर्ण। उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ, और पेपर की जो लैंग्वेज होगी वो होगी ओष्ठ्य वर्ण। ठीक है, ठीक है। या समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होठ, होठ ही लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन पेपर में क्या आएगा वो भी मैंने लिख दिया है। चलो, इसके बाद हमारा जो अगला आता है वो आएगा केवल व हमारा व का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत सरल है, दंत और ओष्ठ है। लेकिन बेटा पेपर में जो आएगा वो आएगा दंतोष्ठ लिखा हुआ। क्या आएगा पेपर में लिखा हुआ? दंतोष्ठ। ठीक, इसके बाद हम ले लेते हैं आगे इससे, तो ये आ जाते हैं हमारे ए और ए। तो ए और ए में क्या हो जाएगा, क्या होगा बताओ? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, कंठ तालु। और बेटा वहां की लैंग्वेज भी यही होगी, कंठ तालु, यानी कि उस वर्ण को पहचानिए जिसका उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है। चलो, इसके बाद देखो आठवां जो होगा वो होगा हमारा ओ और औ, या औ भी बोला जा सकता है। और बेटा इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ और ओष्ठ। कहां कहां से होता है? कंठ और ओष्ठ, ठीक है। और पेपर की लैंग्वेज होती है इसकी कंठोष्ठ। कंठोष्ठ भी आ जाता है कभी कभी। तो कंठोष्ठ वर्ण निम्न में से कौन सा है? तो बेटा आपसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप गलती नहीं करेंगे। और बेटा ऐसी कोई परीक्षा नहीं है अभी तक हुई कि जिसमें अगर हिंदी को विषय के रूप में रखा गया हो और यहां से प्रश्न न आया हो, ऐसा बेटा संभव नहीं है। तो बेटा इसको थोड़ा सा सीरियसली ले लेना, थोड़ी सी मेहनत कर लेना। 4-6 बार चार्ट को मेरे कहने से आप बना ही लेना, ठीक है। बड़ा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और जो हमसे ऑफलाइन वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं वो तो प्रसन्न हो गए होंगे इस चीज को देखकर। हो गए होंगे कि नहीं हो गए होंगे? क्योंकि उन्हें तो ये चीजें जो है बड़ी अच्छी तरह पता है। लेकिन हम चाहते हैं जो विद्यार्थी हमसे नया भी जुड़ा है तो वो सारी चीजों को समझ पाए, ठीक है। चलिए आगे। और हाँ, अगर फिर भी आपकी समझ में नहीं आता है या याद करने में आपको कोई दिक्कत आती है तो बेटा कमेंट में मुझे एक बार आप अवश्य लिखना। मैं इनका आपको एक ऐसा तरीका और बताने का प्रयास करूंगा कि जिससे आप ये कहेंगे कि सर हो गया काम, लेकिन आप कमेंट करेंगे तो, ठीक है। अन्यथा ये भी ठीक है, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं इससे भी। चलो और आगे देखते हैं। इसके बाद आता है हमारा नासिक्य। कौन सा? नासिक्य। नासिक्य, तो यहाँ तो हमें पहले वर्ण लिखना है ना बेटा, वर्ण लिख लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये अंग, ये बिंदी लगा के जो मैंने लिखा है अंग जो हम बोलते हैं, तो बेटा ये जो है। और इसके अलावा पंचमाक्षर। पंचमाक्षर का आप लोग मतलब अब तो समझ ही गए होंगे। प्रत्येक वर्ग का 5वां, अंगा, या, अणा, न और म, यमंगलम। तो ये सब वर्ण हमारे कहां से बोलते हैं? नाक से बोलते हैं। और बेटा पेपर की लैंग्वेज होती है हमारी नासिक्य। क्या होती है बताओ? नासिक्य होती है, बिल्कुल। और प्यार दिखाते रहे अपना लगातार, लाइक का बटन दबाएं, ठीक है। चलो आज पॉइंट पर। इसके बाद मेरे विचार से अभी दिख रहा है तो चलो लास्ट ही खत्म करते हैं इस पे। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान रखना। हाँ ये ह आप कहेंगे सर ये तो हम ले चुके हैं कंठ में, लेकिन बेटा कभी कभी परीक्षा में थोड़ा सा बदल के भी आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा याद रखना कि ह को उच्चारण हम करते हैं स्वर यंत्र से। कहां से करते हैं? स्वर यंत्र से। अब स्वर यंत्र क्या है? इस कंठ का ही दूसरा नाम है, ठीक है। वो थोड़ा सा डराने के लिए, बच्चा कुछ जानता है कि नहीं जानता, एग्जामिनर कभी कभी दे देता है, तो आप थोड़ा सा समझ लें। स्वर यंत्र किसका उच्चारण स्थान है? ह का है, ठीक है। लेकिन ह के लिए स्पेशल है, ध्यान रखना। प्रश्न आ चुका है इसीलिए मैंने ये बढ़ा दिया है। और बेटा इसी को प्रश्न पत्र में कहेगा आपसे अलिजिह्वा। क्या कहेगा? अलिजिह्वा। वर्ण कौन सा है? तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे छात्रों जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं बेटा,
बेटा कोशिश ये रहेगी कि उनका एक नंबर भी नहीं कटेगा। और जो हमारे ऑफलाइन विद्यार्थी हैं वो तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं और परिचित भी हैं कि हाँ भाई किस प्रकार के नंबर हमें हिंदी में अब तक मिले हैं। और बेटा उसी विश्वास को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं लगातार। अब देखो दिल्ली पुलिस है, एसआई है, इनका भी मामला, दिल्ली पुलिस का तो चल ही रहा है और एसआई का भी आने वाला है। ठीक है, क्योंकि देखो अब आप समझ ही रहे हैं इस समय क्या स्थिति चल रही है, सभी चैनल पर जो हल्ला बोल चल रहा है, तो आप समझ ही रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप तैयारी अपनी बनाए रखें और सरकार निश्चित रूप से बहुत जल्दी भर्तियों का पिटारा खोलने वाली है, पर आप कहीं चूक न जाएं। ठीक है, इसीलिए परिश्रम से लगे रहें। ठीक है, और बेटा जिन विद्यार्थियों पर नहीं आता तो वो ये न सोचें, एक लाइन है हिंदी में, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर पड़त निशान। तो बेटा बार बार अभ्यास करने से बहुत कुछ हो सकता है, समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक, चलिए बिंदु पर ही आते हैं दोबारा से। तो बेटा ये जो चार्ट मैंने आप लोगों को बना के दिया है, ये चार्ट नहीं है बेटा, ये नंबर है। ठीक है, तो बेटा आप लोगों ने चार्ट देखा ही है और इसका भलीभांति अध्ययन कर लें एक बार आप लोग। ठीक है, तो यहाँ से आपका उच्चारण स्थान का जो प्रश्न है वो मिस नहीं होगा। और हाँ बेटा, अब इनके अलावा जो इसमें से रह जाता है तो वो मैंने आपको इतना समझा ही दिया है। जैसे कोई अगर कभी परीक्षा में अगर ऐसे पूछ ले कि इस छ का उच्चारण स्थान बताओ, तो ये बेटा आप कर लेना अपने आप से, क्योंकि मैंने आपको बताया ये छ जो है क और स के मिलने से बना है। बताओ बना है कि नहीं बना? मना करो, पहले तो मना कर दो, नहीं बना, बना है। ठीक है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए क का उच्चारण स्थान कहाँ से है। आप कहेंगे कि सर क का उच्चारण स्थान तो कंठ से है, तो बेटा फिर इसका भी बता दो, इसका कहाँ से? इसका बेटा मूर्धा से है। बताओ है कि नहीं है? आप कहेंगे हाँ सर है, तो बेटा फिर छ का कहाँ से होगा? कंठ मूर्धा से होगा। ठीक है, ऐसे आप त्र का भी हिसाब किताब अपना लगा सकते हैं। त्र, तो त्र कहाँ से बनेगा? त और र, त का बताओ, तो ये बेटा दंत है, दंत वर्ण है। ठीक है, और ये कहाँ से है? तो ये र जो है आप लोग जानते हैं ये भी हमारा मूर्धा ही है, मूर्धन्य है, तो इसका हो जाएगा त्र का दंत मूर्धा। ऐसे हम ज्ञा का भी हिसाब किताब लगा सकते हैं। तो मुझे बेटा पूरी उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, साथ साथ नोट्स भी बना रहे होंगे। तो बेटा मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और बेटा आप लोग मेहनत करें, निश्चित रूप से वैकेंसी आएंगी। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।